पूरे वीडियो को अच्छे से देखो और तुम इस वीडियो में सिर्फ वही चीज़ पाओगे जो तुम्हें डिफ़िकल्ट लग रही है। सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स को लिया गया है जो तुम्हें इंडियन मानसून समझने की ज़रूरत है और जो कहीं न कहीं तुम्हें पूरे क्लाइमेटोलॉजी में डिफ़िकल्ट सा लगता है, उसको ईज़ी डायग्राम्स के थ्रू मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है। तो अभी तक जहाँ पर तुम्हें जेटिस्टिम्स पता होता था, नीनो ला नीना पता होता था, क्योंकि तुमने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देख रखे हैं, तुम्हें प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पता होता था, तुम्हें कोरियोलिस फोर्स पता होता था, पर तुम्हें ये नहीं पता होता था कि उसका यूज़ कैसे करें। इस वीडियो में तुम्हें उसका यूज़ करके इंडियन मानसून को समझाया गया, इंडियन मानसून को इन डिटेल समझाया गया। अब तुम इंडियन मानसून में जेट स्ट्रीम्स का क्या रोल होता है, सारी स्टडी जेट। हमारे इस पूरे वीडियो का गोल क्या होगा? गोल तो यही होगा ना कि भाई हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाए कि डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून। अगर तुमसे ये पूछा जाए, कोई पूछे, ऑफकोर्स एकदम एग्ज़ाम में नहीं आने वाला इतना सिंपल क्वेश्चन, और इस सिंपल क्वेश्चन का आंसर अब तुम लोग जितना भी अभी तक पढ़े उस आधार पे अगर निकाल पाओ, और अगर किसी का आंसर ये है कि भाई यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, एक बड़ा सा जेंट सी ब्रीज की तरह यहाँ पे फिनोमेनन एक्ट होता है कि भाई यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में आ जाता है और इसी तरीके से बे ऑफ बंगाल से भी आता है, दो भाग में होता है, फिर यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स पे टकराता है तो रेनफॉल हो जाता है। अगर ये तुम्हारा आंसर है इस क्वेश्चन का तो ठीक है, गलत नहीं है, बट इट्स अ इनकम्प्लीट आंसर। और ये तो क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्ज़ाम में जो होगा, क्या पोटेंशियल क्वेश्चंस हो सकते हैं इंडियन मानसून या क्लाइमेटोलॉजी और इंडियन मानसून से रिलेटेड। तो अगर तुम इन क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हो तो फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जानते हो सब कुछ सही है, क्योंकि ये सीख लेने के बाद कि भाई इंडियन मानसून का मैकेनिज़्म क्या है, तो फिर कहीं ना कहीं हम इन सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। इन सारे क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चंस क्या है कि भाई हमारे जेट स्ट्रीम से रिलेटेड है कि जेट स्ट्रीम्स कैसे फॉर्म होता है वो बताइए। अब जेट स्ट्रीम्स में बहुत सारे हैं, पोलर है, सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है। इसी तरीके से इंडियन मानसून और जेट स्ट्रीम्स का कंबाइंड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि अपर एटमॉस्फेयर में इंडियन मानसून का क्या फिनोमेनन है, ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम टिबेटन प्लेट्यू का क्या रोल है इंडियन मानसून में, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स का क्या रोल है, सोमाली जेट स्ट्रीम्स, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, एक आर्ट पर पूछा जाएगा। और अगर तुम इन क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे हो तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है। अदरवाइज हम इस पूरे वीडियो में सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ेंगे और वो है ये, डिस्कस द मैकेनिज़्म ऑफ इंडियन मानसून। और इसको पढ़ लेंगे इन डिटेल में, ऐसे पढ़ लेंगे ताकि तुम्हें समझ में आए। तो ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी से क्वेश्चन आए। क्वेश्चन तो किसी भी प्रकार से घुमाया जा सकता है। तो इसीलिए इंडिया में मानसून का जो मैकेनिज़्म है उसको हम लोग समझेंगे, और उसको समझने के बाद हम लोग ऐसा समझ लेंगे कि फिर इस क्वेश्चंस पे आओगे तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर तुम कर पाओगे। और चाहे तुमसे ऑब्जेक्टिव में यानी कि प्रीलिम्स में, एमसीक्यू में कुछ भी क्वेश्चन दे दे विद द होल क्लाइमेटोलॉजी, यस हम तुमको इंडियन मानसून से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम तुमको ऐसे पढ़ाएंगे कि पूरे क्लाइमेटोलॉजी का कंसेप्ट यहाँ पर रिवाइज हो जाए। इसीलिए तो इस पार्ट को लास्ट में पढ़ाया जाता है क्लाइमेटोलॉजी का, और ये पार्ट सबसे ज़्यादा टफ हो जाता है क्योंकि इसमें सारे बेसिक्स आ रहे होते हैं। हम सब लोग जेट स्ट्रीम्स पढ़ चुके होते हैं, है ना, हम सब लोग प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पढ़ चुके हैं, हम सब लोग कोरियोलिस फोर्स पढ़ चुके होते हैं, लेकिन हम ये जान रहे होते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन इंडियन मानसून में कैसे करें ये नहीं पता होता। एल नीनो ला नीना जानते हैं, बट इंडियन मानसून में कुछ घुमा कर क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या करना है। तो उस कंसेप्ट को अब कुछ लोग होंगे जिनको ये सारे चीज़ें बेसिक्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, जेट स्ट्रीम्स, एल नीनो ला नीना, ये सब क्लियर होंगे, तो वो सीधा इंडियन मानसून वाले पार्ट पे चले जाओ जो मैंने टाइमलाइन में लगा रखा है। अदरवाइज बेसिक्स को पूरा एक बार रिवाइज कर लो 2x के स्पीड पे और फिर जाना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुमसे क्वेश्चन ये है कि हाउ मानसून कम्स इन इंडिया, कैसे आता है, तो कोई एक थ्योरी नहीं है, मल्टीपल थ्योरीज़ है। तो इसमें हम लोग जो भी इस वीडियो में कवर करेंगे वो क्या चीज़ कवर करेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्लासिकल थ्योरी क्या है, ठीक है। फिर मॉडर्न थ्योरी क्या है, मॉडर्न थ्योरी क्या है, और मॉडर्न थ्योरी में क्या क्या है, तो ITCZ का कंसेप्ट है, टिबेटन प्लेट्यू का है, भाई ये भी इंडियन मानसून के ऑनसेट में मदद करती है, इसका भी इम्पैक्ट होता है।
जेट स्ट्रीम्स का भी इम्पैक्ट होता है। और जेट स्ट्रीम्स में भी फिर जाते हैं तो हम लोग आता है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, इसी को सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स भी कहते हैं, पोलार जेट स्ट्रीम्स, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स और सोमाली जेट स्ट्रीम्स। इसका इंडियन ओशियन में कुछ खास रोल नहीं होता है, इसलिए हम लोग सिर्फ 3 ही जेट स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये इंडियन ओशियन में कैसे इम्पैक्ट डालता है। और कहीं ना कहीं यूपीएससी में इन्हीं एक एक पार्ट्स को उठा करके पूछ लिया जाता है, तुम्हारे मेंस में हो गया, किसी भी क्वेश्चंस में हो गया, तो इन्हीं एक एक पार्ट्स से उठा कर पूछ लिया जाए कि रोल ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स इन इंडियन ओशियन, रोल ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स इन इंडियन ओशियन, रोल ऑफ सोमाली जेट स्ट्रीम्स इन इंडियन ओशियन, या फिर ये पूछ लेगा रोल ऑफ जेट स्ट्रीम्स इन इंडियन ओशियन। तो फिर कहीं ना कहीं तुम इन तीनों पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करोगे। तुमसे पूछ लेगा कि हाउ मानसून कम्स इन इंडिया, या जो मैंने मेन क्वेश्चन पूछा था डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ मानसून इन इंडिया, तो फिर तुम्हें सारे ये बताना होगा कि क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, मॉडर्न थ्योरी में ITC जेट, टिबेटन प्लेटो जेट स्ट्रीम्स, इन सबको एक्सप्लेन करना होगा थोड़ा थोड़ा। और अभी इतना ही कंप्लीट नहीं हुआ, अभी जो है ग्लोबल टेली कनेक्शंस भी है, ठीक है, जो हम लोग आगे इस वीडियो में फिर करेंगे इसके बाद, वो है ग्लोबल टेली कनेक्शंस। ग्लोबल टेली कनेक्शन से क्या मतलब है मेरा, ENSO यानी कि एल नीनो और लानीना, इनका क्या इम्पैक्ट होता है, ये कैसे इंडियन ओशियन पे इम्पैक्ट डालते हैं, इसको भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा इंडियन ओशियन डाइपोल, ये भी इंडियन ओशियन पे इम्पैक्ट डालता है। फिर हमारा MJO, ये भी इंडियन ओशियन पे इम्पैक्ट डालता है। तो कहने का मतलब हो सकता है इंडियन ओशियन से पूछने के लिए किसी एक पार्ट को उठाए और उस पर पूछ दे, और तुम्हारे जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन रहे हैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अगर तुम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर, इन सबको अगर एक बार समझ लोगे तो फिर तुम्हारा डाउट क्लियर है। बट मुझे बताओ, इन सब को समझने के लिए हमें बेसिक्स तो पढ़ना ही होगा। बेसिक्स में क्या क्या पढ़ना होगा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स वगैरह जो है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, इन सबको तो पढ़ना ही होगा। उसके बाद जो आता है ITC जेट को पढ़ना होगा। ITC जेट तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि ट्राई सेलुलर मॉडल जो है वो पता होना चाहिए, यानी कि हेडली, फेडरल, कोरल सेल जो होता है वो पता होना चाहिए। तुम्हें प्लानिटरी विंड्स के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, यानी कि ट्रेड विंड्स है ना, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, इन सब का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जेट स्ट्रीम्स क्या होते हैं और इनका फॉर्मेशन का कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। तब जा करके इन सब चीज़ों को जानने के बाद तुम यहाँ पर आ पाओगे, इन सारे चीज़ों को समझ पाओगे। तो समझ लो कितना कम्प्लेक्स सा फिनोमेना हो जाता है। यानी कि जो भी तुम बेसिक्स पढ़ रहे हो अभी तक क्लाइमेट, एक तरह से तो ये पूरा क्लाइमेटोलॉजी का ही रिवीजन वीडियो है, या ये तरह कह लोगे पूरे क्लाइमेटोलॉजी में वो पार्ट जो तुम्हें सबसे ज़्यादा टफ लगता है, यानी पूरे ज्योग्राफी का सबसे टफेस्ट पार्ट जो माना जाता है, उसके बारे में है ये वीडियो। तो यूट्यूब पे तोड़ तोड़ के वीडियो तो सारा जगह है क्लाइमेटोलॉजी का। पूरा क्लाइमेटोलॉजी देखने जाओ तो तुम्हारा 7 से 8 लेक्चर में चला जाता है, जिसमें से 3 लेक्चर या 3 से 4 लेक्चर तो तुम्हारा ये इंडियन मानसून और क्लाइमेटोलॉजी पर ही जाता है। तो हम लोग अभी इंडियन मानसून को पढ़ेंगे, मेन टारगेट हमारा इंडियन मानसून। लेकिन इंडियन मानसून को समझने के लिए क्लाइमेटोलॉजी में अभी तक जो भी चीज़ बेसिक्स है उसको भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो स्टार्ट करें। यानी कि इन सब पे आने से पहले हम लोग जो चीज़ पढ़ेंगे वो है बेसिक्स, और फिर उसके बाद आएंगे। और ये बेसिक्स बहुत डिटेल्ड में और बहुत इजी लैंग्वेज में होगा, सबको समझ में आ जाएगा। अभी तक जहाँ कहीं भी पढ़े हो अगर नहीं समझ में आया तो सब जगह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जब ये बेसिक्स कर लेंगे तो फिर हम यहाँ पे आएंगे कि भाई इंडियन मानसून, जो इंडिया में मानसून आता है वही आता कैसे है, क्या है कारण, और बहुत सारे कारण हैं। तो उन सभी कारणों को पढ़ लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में तो ऐसे ही आएगा कि ये कारण को एक्सप्लेन करो, वो कारण को एक्सप्लेन करो, है ना। स्टार्ट करते हैं। देखो कितना बेसिक से स्टार्ट किए हैं। सबसे पहले स्टार्ट किए हैं ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर का लेयर्स कैसे होता है, किस तरीके से होता है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, फिर मेसोस्फेयर होता है, फिर थर्मोस्फेयर होता है, फिर एक्सोस्फेयर होता है। तो हमें अभी सिर्फ पूरा क्लाइमेटोलॉजी को नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ उन पार्ट्स को देख रहे हैं जो हमें कहीं ना कहीं इंडियन मानसून को समझने में मदद करेगा। तो ट्रोपोस्फेयर के बारे में जानने वाली जो मेन चीज़ ये है कि भाई ये 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक होता है। और जैसे अगर हमारा ये अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, तो जो पोल्स पे होगा ये इक्वेटर हो गया,
तो इक्वेटर पे जो इसका विड्थ होगा ना, इक्वेटर पे जो होगा वो इसका विड्थ वो 18 किलोमीटर तक होगा, ठीक है। एल्टीट्यूड इसका हाइट कह रहे हो ट्रोपोस्फेयर का 18 किलोमीटर तक होगा और पोल्स पे 8 किलोमीटर तक। अब ऐसा क्यों होता है हम लोग जानते हैं, क्योंकि इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा इंटेंस सोलर हीटिंग रहता है। इंटेंस सोलर हीटिंग होने के कारण क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर जाता है बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। इसलिए जो तुम्हारा ट्रोपोस्फेयर का एल्टीट्यूड हो जाएगा ऑन द इक्वेटर एरियाज 18 किलोमीटर होगा और ये धीरे 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 डिक्रीज़ होते जाएगा पोल्स की तरफ और वो हो जाएगा 8 किलोमीटर तक। तो ये हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। और फिर ट्रोपोस्फेयर में और भी कुछ चीज़ें आ जाती है। तो फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमेना यही होता है, ठीक है। तो ये हमारा ज़रूरी अभी पता चलेगा कि क्यों ये इतना ज़्यादा ज़रूरत है। ये पोल्स और इक्वेटर वाला जो कंसेप्ट मैंने तुम्हें जब हेल्ड ए सेल फेरल सेल और पोलर से समझाऊंगा तो फिर वहाँ पे ये चीज़ काम आएगा। अब आते हैं सबसे कम्प्लेक्स चीज़ जो तुम लोगों को लगता है वो है कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स को भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा। मैं एक बार और आसान से शब्दों में समझा देता हूँ कि कोरियोलिस फोर्स क्या है। एक अपेरेंट फोर्स है, फिक्सियस फोर्स है, कंपनसेटरी फोर्स है जो कि लगता है बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ऐसा कोई रियल में नहीं होता है, दिस इज एन अपेरेंट फोर्स, ठीक है ना। फिक्सियस फोर्स है, कंपनसेटरी फोर्स है, दैट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के रोटेशन के कारण होता है ये फोर्स, ठीक है। अर्थ के रोटेशन के कारण होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। अब कोरियोलिस फोर्स में ना थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ जो मेन चीज़ है, और इस चीज़ को समझ गए तो पूरा चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि ये हो गया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया साउथर्न हेमिस्फीयर। तो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है कि विंड जो भी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जा रहा है तो उसको टुवर्ड्स राइट डिफ्लेक्ट करते हैं, और जो भी साउथर्न हेमिस्फीयर में जा रहा होता है विंड उसको टुवर्ड्स लेफ्ट डिफ्लेक्ट करता है। अब देखो ये जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से जा रहा था तो ये राइट ही डिफ्लेक्ट किया, राइट इसके राइट में देखो कोई विंड अगर ऐसे आ रहा होगा तो उसका राइट क्या होगा, उसका राइट ये होगा और उसका लेफ्ट ही होगा। तो कोरियोलिस फोर्स क्या करता है कि कोई भी विंड को जो है राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है वेयर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और किसी भी विंड को लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो यही हो गया कोरियोलिस फोर्स इज एन अपेरेंट फोर्स which causes due to the rotation of the earth and it deflects the direction of the wind in the right direction in northern hemisphere and in left direction in the southern hemisphere। अब ये जो कोरियोलिस फोर्स है इसका स्पीड के साथ रिलेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ जब विंड का स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होगा, विंड का स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होगा तो कोरियोलिस फोर्स भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। यानी कि कोरियोलिस फोर्स जो है विंड के स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोरियोलिस फोर्स जो है विंड के स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कोरियोलिस फोर्स के लिए। मैंने साथ साथ में तुम्हें नोट्स दे दिया है ताकि तुम्हें वीडियो को पॉज करके तुम इसे रीड भी कर सको, और मैं इसका नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। अब देखो जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये सबसे आसान चीज़ है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का मतलब यही हो गया कि हवा जो है ना हमेशा जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। जो फोर्स जो होता है विद प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज द फंडामेंटल फोर्स दैट कॉजेस एयर टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर डायरेक्शन। देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा और जिस फोर्स के कारण ये जाता है उसे ही हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहते हैं। हाई प्रेशर पे क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा, लो टेम्परेचर होगा, और जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। इसको ऐसे समझो कि देखो जहाँ पे टेम्परेचर हाई है वहाँ पे क्या होगा, गैस एक्सपेंड कर रहा होगा। तो जब गैस एक्सपेंड कर रहा होगा तो वो जिस सरफेस पे वो गैस एक्सपेंड कर रहा है वहाँ पे तो प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा ना यार। और अगर टेम्परेचर लो है यानी कि लेट्स सपोज कूल एयर है तो क्या हो जाएगा, वो एयर जो है काफ़ी ज़्यादा कंडेंस हो जाएगा। तो जिस सरफेस के ऊपर वो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा भारीपन सा हो जाएगा ना, हाई प्रेशर सा आ जाएगा ना, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर आ जाएगा। और कंपैरिजन टू द सरफेस जहाँ पे एयर कम है, देखो यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है, यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है। तो एयर जो है हमेशा है ना हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, और इसी चीज़ को जिस फोर्स के कारण हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। अब एक एक कंसेप्ट को समझते चलो। अब लास्ट में जब हम इंडियन मानसून के जेट स्ट्रीम्स वगैरह सब समझा रहे हैं तो सारा ये कोरियोलिस फोर्स सब उसमें काम आएगा। अब देखो प्रेशर बेल्ट को एकदम आसान से भाषा में एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं यहाँ पे। एक बार ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स को समझ लो। देखो
प्रेशर बेल्ट कितने होते हैं? तो भैया 7 होते हैं। प्रेशर बेल्ट कितने होते हैं? तो 7 प्रेशर बेल्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो यहाँ पे आ गया ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और ये आ गया दो एक आ गया इक्वेटोरियल लो तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो, इसको बोलते हैं हम लोग। देखो यार, पूरे अच्छे फॉर्मेट में मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि ये हमारा मेन टारगेट इंडियन मानसून को समझना है, उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उसको समझेंगे, लेकिन डिटेल में समझ रहे हैं। तो आई होप कि ये जो लिख रहे हैं ये समझ में आए। इक्वेटोरियल लो, फिर ये क्या है? सब ट्रॉपिकल हाई, फिर ये क्या है? सब पोलर लो, और ये क्या है? सब पोलर हाई। तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, और 2 ये हो गए। तो कुल मिला के 7 प्रेशर बेल्ट रहते हैं, है ना। ये 7 प्रेशर बेल्ट है। कितने हैं? 7 प्रेशर बेल्ट है। 1 2 3 4 5 6 7। जो ये सारे किधर के हो गए? ये नॉर्थन हेमिस्फीयर के हो गए, और ये किधर के हो गए? ये सारे साउथर्न हेमिस्फीयर के हो गए। अब मैं समझाता हूँ कि ये कैसे हो रहा है। तो देखो, एक मैंने पहले ही बता दिया था इक्वेटर पे। अब देखो कैसे कैसे यूज़ आएगा, जो भी कंसेप्ट पीछे पढ़ते जाएंगे उसका आगे यूज़ आता जाएगा। तो हमने देखा था कि इक्वेटर पर क्या होता है। इक्वेटर पे क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा इंटेंस सोलर हीटिंग होती है। इंटेंस सोलर हीटिंग के ज़्यादा एयर क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई पे जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पे जाता है, बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पे जाता है। और एल्टीट्यूड पे जाने के बाद क्या होता है? हाई एल्टीट्यूड पे जाने के बाद क्या हो जाता है? विंड्स जो होते हैं वो कोल्ड हो जाते हैं। कोल्ड हो जाते हैं तो ये फैलना शुरू करते हैं ऐसे। अब इसको भी मैं समझाता हूँ क्यों फैलने। लोग क्या होता है सिर्फ बता फैल। देखो, जब पानी डालते हो बकेट में और उसको गोल गोल हिलाते हो तो क्या होता है? वो भी तो फैल जाता है ना, वो भी तो फैल जाता है। तो उसी तरीके से अर्थ का रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो विंड होगा वो फैल जाएगा। तो ये देखो, इंटेंस सोलर हीटिंग हुआ, इंटेंस सोलर हीटिंग के कारण गया ऊपर। इंटेंस सोलर हीटिंग के कारण गया ऊपर। क्या हवा बहुत ऊपर तक जा रहा है। फिर उसके बाद ये फैल गया। उसके बाद क्या होता है कि अब यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर जो है ऊपर जाने के बाद ये इसका टेम्परेचर गिर गया। अब टेम्परेचर गिरने के बाद यहाँ पे क्या आ जा रहा है? ये लो प्रेशर से उठे थे, अब ये हाई प्रेशर पे चले गए, तो अब वापस लो प्रेशर की तरफ आना शुरू करेंगे, वापस लो प्रेशर की तरफ इधर भी आना शुरू करेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे होगा। अब क्या होगा? यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे गैसेस कंडेंस होके आ रही थी, यहाँ पे तो हाई प्रेशर हो गया, और यहाँ पे बिकॉज ऑफ इंटेंस सोलर हीटिंग लो प्रेशर है। तो ट्रेड विंड्स, जो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेड विंड्स। देखो, एक ही में तुम्हारा प्रेशर बेल्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारा ट्रेड विंड्स और ये सब प्लानिटरी विंड्स जो होता है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और तुम्हारा ये ट्राई सर्कुलर साइकिल जो होता है हेल्डी से फेरल से पोरल से, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, हमने हेल्डली सेल को कंप्लीट कर लिया। अब क्या होता है ना कि जब भी विंड फॉल होता है तो ये दो जगह दोनों डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे फैला है तो दोनों डायरेक्शन में फैला है, तो वैसे यहाँ पे विंड गिर रहा है तो दोनों डायरेक्शन। तो इधर जो गया ट्रेड विंड्स, और जो यहाँ से गिरा उधर गया तो वो वेस्टर्लीज। अब क्या होता है कि जो तुम्हारे पोल्स है, पोल्स पे क्या होता है? कोल्ड कंडीशन होता है। कोल्ड कंडीशन यानी कि क्या होता है? प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, और सॉरी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, तो उसके कारण प्रेशर क्या है? बहुत ज़्यादा हाई है। अब प्रेशर हाई होने के कारण जो सारे विंड होगा ये नीचे जाएंगे, और नीचे जाएंगे तो मैंने हमेशा बोला कि 2 डायरेक्शन में पड़ते, तो एक डायरेक्शन इधर आएगा, तो पोलर ईस्टर्लीज उसी को बोलते हैं। अब देखो, इधर से वेस्टर्लीज और इधर से पोलर ईस्टर्लीज दोनों आ रहे थे। अब ये क्या होगा? कन्वेंशन के ऊपर जाएगा, कन्वेक्शन के द्वारा ऊपर जाएगा। अब ये भी 2 डायरेक्शन में फैलेंगे, इधर और ये इधर, तो ये पोलर सेल हो जाएगा, और ये जो सेल होगा फेरल सेल हो जाता है। हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल समझ में है। तो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, उसी तरीके से साउथर्न हेमिस्फीयर में। और तुम्हारा ये तीनों एक ही बार में मैंने तुम्हें तीनों समझा दिया। ट्राई सर्कुलर सेल्स क्या होते हैं और ट्राई सेलुलर सेल्स क्या होते हैं, हेडली और फेरल और पोलर। और इसी तरीके से हमने ट्रेड विंड्स भी समझ लिए, जो 30 डिग्री से इक्वेटर की तरफ आते हैं, 30 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में। वेस्टर्लीज क्या हो गया? जो 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में हो गए। और पोल्स 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो है पोलर ईस्टर्लीज बोलते हैं। मतलब लेकिन बेसिकली जो सही तरीका वो ये है कि जो सब ट्रॉपिकल लो से इक्वेटर की तरफ जो विंड बहता है उसको हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स। जो सब ट्रॉपिकल लो से सब पोलर
लो की तरफ जो विंड्स बहते हैं उसे हम लोग वेस्टर्लीज बोलते हैं। जो पोलर हाई से सब पोलर लो की तरफ जो विंड्स बहते हैं उसे हम लोग कहते हैं पोलर ईस्टर्लीज। इसी तरीके से पूछेगा हेडली सेल, फॉयल सेल और पोलर सेल क्या होते हैं। तो जो ट्राई सर्कुलर रोटेशन के कारण जो 30 डिग्री 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में बनता है उसे बोलते हैं हेडली सेल। जो 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में बनता है उसे बोलते हैं फेरल सेल। और जो 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में बनता है उसे बोलते हैं पोलर सेल। अब देखो जो मेन चीज़ यहाँ पे समझने वाली थी वो तुमने समझ लिया। एक और चीज़ जो ध्यान रखना है, तुम देख रहे हो कि मैंने इसका हाइट छोटा कर दिया। मैंने इसका हाइट छोटा कर दिया क्यों? मैंने बताया था ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, इक्वेटर के पास। ये तो इक्वेटर है ना, तो इक्वेटर के पास क्या होता है? इक्वेटर के पास ये होता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा हाइट तक जाता है, बहुत ज़्यादा हाइट तक जाता है इन कंपेरिजन टू पोल्स। ये यहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा होता है, डैट इज़ वाई यहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ ध्यान रखने वाली है क्योंकि आगे जेटिसम्स में काम आएगा। ठीक है, अब हम लोग प्लानिटरी विंड्स को भी समझ लिए हैं। अगर तुम्हें रोक करके पढ़ना है वीडियो को तो प्लानिटरी विंड्स के बारे में पढ़ लो। मैंने यहाँ पे नोट्स दे दिया, टेलीग्राम पे भी नोट्स दे दूँगा। अब आते हैं हम लोग इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है। देखो ये बहुत काम की चीज़ है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट और इसका क्वेश्चन जो आता है इंडियन मानसून से लेकर के आता है। तो अभी तो ITCZ क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं। तो ITCZ का सीधा मतलब है लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, लो प्रेशर बेल्ट। ITCZ फिर कन्वर्जेंस जोन क्या है? तो जो ट्रेड विंड्स आती है ना, जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आती है और जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आती है वो कहाँ पे कन्वर्ज होता है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में आकर के कन्वर्ज हो जाता है इंटरट्रॉपिकल। और यहाँ पे प्रेशर क्या होता है? बहुत ज़्यादा लो प्रेशर होता है। इसीलिए जो है साउथ वेस्ट मानसून तुम्हारा आता है, जो पहले आंसर दे रहे थे, तो इसी के कारण होता है। अब ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का कंसेप्ट भी तुम समझ गए हो। इसको मैं यहाँ पर भी एक बार समझा दूँ क्या? देखो, और एक और चीज़ याद रखो, ITCZ जो होता है हमेशा फिक्स नहीं रहता। जैसे जैसे समर्स का सीजन आता है, हाँ अब देखो ITCZ में होता क्या है। देखो समर, ये हो गया हमारा अर्थ, ये हो गया हमारा इक्वेटर। ठीक है, ये इक्वेटर हो गया। कहाँ पे होता है? तो 0 डिग्री। तो क्या होता है ना, समर सॉल्स्टिस मंथ के समय में हमारा मैं पहले यहाँ पे इंडिया का मैप बना देता हूँ गाइस, इससे मुझे समझाने में आसानी हो। तो मार्च के समय में जो हो गया ये हमारा इक्वेटर हो गया। ठीक है, 0 डिग्री पे हो जाता है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और कहीं नीचे होगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री। तो मार्च के समय में क्या होगा? सनरेज डायरेक्ट यहाँ पे आ रही होगी, इक्वेटर पे आ रही होगी। तो मार्च के समय में जो है इंटेंस हमारा जो सन होता है वो यहाँ होता है। तो इंटेंस सोलर हीटिंग यहीं होगी इक्वेटर पे। तो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक क्या हो जाएगा? हमारा जो जोन होगा वो हो जाएगा इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। लेकिन हम जानते हैं कि जून से जुलाई या कर लो 21 जुलाई को ये जो है इंटेंस सोलर हीटिंग जो वहाँ हो रहा था अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा। तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरीके से 22 दिसंबर में क्या होता है? हमारा इंटेंस सोलर हीटिंग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में हो जाएगा। तो हमारा जो ITCZ होगा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ITCZ शिफ्ट होते रहता है, कोई स्टेशनरी पोजीशन नहीं है। जहाँ पे सन का हीटिंग बहुत ज़्यादा होगा, मैंने बताया था ना, सन का हीटिंग बहुत ज़्यादा होगा यानी कि एयर जो होगा फैल गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। और हवा जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो यही तो हमारा ऑनसेट ऑफ मानसून का कारण बनेगा ITCZ। तो ये वन ऑफ द फैक्टर है। और भी सारे फैक्टर्स हैं ना, जेट स्ट्रीम्स भी है, लीनो लानीना भी है ना, टिबेटन प्लेट्यू भी है। तो उन सबको समझेंगे। तो ये अब हम अभी ITCZ समझ गए। और जो कन्वर्जेंस का बात कर रहे थे तो यही होगा, यहाँ पे कन्वर्ज कर जा रहा है। अब ये विंड्स ऐसे क्यों जा रहा है? तो क्या बोला, जो कोरियोलिस फोर्स के कारण जो होता है विंड जो होता है कैसे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है। कहाँ पे? इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कैसे होता है? टुवर्ड्स राइट। तो विंड है, विंड का राइट ये है राइट, और ये लेफ्ट साइड राइट साइड में हो रहा है। तो देखो ये, और जा करके इक्वेटोरियल लो कन्वर्जेंस जोन यहाँ पे जाके कन्वर्ज हो जाएगा, इसीलिए इसको इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं। अब आता है जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स क्या है? तो जो अर्थ है उस पर
9 to 16 किलोमीटर बोल लो, इनके बीच में एक बहुत ही तेज़ 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में विंड ब्लो करती है, जिसको हम लोग जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं। जेट स्ट्रीम्स क्यों बोलते हैं, अलग अलग वीडियो में तुम लोगों ने ये सुना ही होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय जो जेट्स हुए थे अमेरिका से जापान की तरफ, तो उस समय इसका डिस्कवर हुआ था, तो उसी के लिए हम लोग इसको जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं बेसिकली। और इसका स्पीड भी है 200 किलोमीटर पर आवर के लगभग इसका स्पीड भी है, इसलिए हम लोग इसको जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं। तो अब जेट स्ट्रीम्स का फॉर्मेशन का क्या क्या कारण होता है? जेट स्ट्रीम्स का फॉर्मेशन का कारण होता है 2। जेट स्ट्रीम्स के फॉर्मेशन का कारण, जेट स्ट्रीम्स 2 कारणों से फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक तो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट की वजह से, ठीक है ना, और दूसरा कोरियोलिस फोर्स की वजह से, दूसरा कोरियोलिस फोर्स की वजह से। अब होता क्या है उसको समझते हैं। देखो, जो तुम्हारा इक्वेटर है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटेंस सोलर हीटिंग हो रहा है। तो इंटेंस सोलर हीटिंग के होने के कारण यहाँ पे जो मैंने पहले बताया था, सबसे पहला कंसेप्ट, कि हवा जो है बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ रही है, बहुत ज़्यादा हाई तक जा रही है। बिकॉज ऑफ इंटेंस सोलर हीटिंग इंटेंस कन्वेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड तक जाता है, ठीक है। इन कंपेरिजन टू पोल्स जो है, जहाँ पे कोल्ड है तो वहाँ पे एयर जो है बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर नहीं जा पाता है, और यहाँ पे क्या होता है, डेंस एयर हो गया, डेंस एयर हो गया। बिकॉज ऑफ कोल्ड एयर कॉम्पैक्ट है, कंडेंस्ड है ना, तो डेंस एयर हो गया। डेंस एयर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, बट यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है। और इधर क्या हो गया फिर, उसके बाद ये क्या हो गया, तो ये जो जोन हो गया ये हाई प्रेशर का जोन हो गया। क्यों? क्योंकि ये ट्रोपोपॉज पे अब ये एयर पहुंच चुका है इंटेंस सोलर हीटिंग के बाद। अब यहाँ पे एयर इसका टेम्परेचर जो है ड्रॉप होना शुरू हो गया, तो ये फैलना शुरू हो गया, और ये हाई प्रेशर है और ये जोन लो प्रेशर है। क्यों? क्योंकि सारा एयर नीचे जा रहा है, तो हाई प्रेशर यहाँ होगा, यहाँ लो प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड ब्लो करेंगे। और यही तो होता है जो बीच में हमने सिखाया है। ये 0 डिग्री पे आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा पोल्स पे आ रहा है, तो उनके बीच में जो आता है 30 डिग्री 60 डिग्री, तो क्या होता है, बाकी सब एयर कॉलम का क्या हो रहा है कि यहाँ से ये गए हाइट पे, फिर उसके बाद फैलेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ये तो हेल्दी सेल हो जाएगा। और ये जब नीचे आता है तो दोनों डायरेक्शन से आता है, इधर और इसके तरफ से जाएगा तो पोल्स के तरफ से, और फिर ये यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। तो ये वाला जो विंड होगा तुम्हारा, ये वार्म होगा थोड़ा सा, और ये वाला जो होगा थोड़ा सा कोल्ड होगा। फिर ये इधर फैलेंगे तो ये फेरल सेल, और ये फिर पोलर सेल। तो ये हमने अभी पढ़ा था, हेल्दी सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। और ये क्या हो जाता है, इक्वेटर की तरफ जाने वाला ये ट्रेड विंग्स हो जाता है। ये क्या हो जाता है, वेस्टर्लीज हो जाता है, ये पोलर ईस्टर्लीज हो जाता है। ये कंसेप्ट तो अभी हम पढ़े, तो यही समझने वाली बात है। अब जो सोच रहे होंगे कि भाई ये तो भाई हेल्दी सेल बन गए, तो फिर ये इधर कहाँ से जा रहा है, तो सारा एयर नहीं बनता, जो बहुत ज़्यादा हाइट पे है। और क्योंकि कोरियोलिस फोर्स भी तो उधर ही लगता है ना। आगे में हम लोग देखेंगे कि कोरियोलिस फोर्स में बदल जाएगा 30 डिग्री जाने के बाद। तो कोरियोलिस फोर्स भी तो जब क्या है, कोरियोलिस फोर्स का हमने क्या पढ़ा था कि जब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होता है तो कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा लगता है। कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। ये चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ा था। ये कहानी है, तो ये कहानी है कि भाई कोई भी जेट स्ट्रीम्स जो बनता है वो कैसे बनता है। तो ये कहानी है जेट स्ट्रीम्स के बनने के। तो पहला टेम्परेचर के कारण ये जो है प्रेशर डिफरेंस हुआ, ये हाई प्रेशर हुआ, ये लो प्रेशर हुआ, तो अपर एयर कॉलम जो है इस तरीके से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ब्लो हुआ। फिर उसके बाद कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, कोरियोलिस फोर्स का क्या काम है, तो कोरियोलिस फोर्स जो होता है विंड को डिफ्लेक्ट कर देता है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या करता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स द राइट एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स द लेफ्ट, यही तो करता है। तो जब क्या होता है, लेट्स सपोज, और अब देखो ये कोरियोलिस फोर्स किस तरीके से इस प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के लगने के कारण जो विंड ब्लो हो रही थी उसको जेट स्ट्रीम्स में बदल देंगे। अब क्या होगा, ये हो गया हमारा इक्वेटर 0 डिग्री पे, ठीक है, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो क्या होगा ना, यहाँ से हमने बताया था क्या होता है, यहाँ पे हेल्डली सेल, यहाँ पे क्या होगा फेरल सेल, यहाँ पे क्या होगा पोलर सेल, ठीक है। तो विंड जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स।
मैंने जो बोला था कि इसके ऊपर भी कुछ विंड्स होंगे, नीचे वाले तो साइकिल में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला विंड्स क्या होगा, पोल्स की तरफ जाना चाहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई एयर कॉलम है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है और यहाँ पे लो प्रेशर होता है, ठीक है, अभी मैंने बताया था। लेकिन ये विंड पूरी तरीके से क्या पोल्स की तरफ जा पाएगा, तो उसका जवाब है नहीं। यही विंड जो है कहीं ना कहीं हमारा जेट स्ट्रीम बन जाएगा। तो कैसे बन जाएगा उसको समझते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि विंड जो है हमारा इधर को जाने के लिए है, और हम जानते हैं कि कोरियोलिस फोर्स नॉर्थन हेमिस्फीयर में किधर लगता है, टुवर्ड्स द राइट एक्स। तो कोरियोलिस फोर्स इधर ले जाना चाहेगा, तो ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा। फिर जो है विंड इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, बट कोरियोलिस फोर्स इधर डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो एक समय आएगा जहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज़ बैलेंस्ड बाय प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, यानी कि जो इधर लग रहा है दैट इज़ बैलेंस्ड बाय द कोरियोलिस फोर्स, और विंड हमारा जो है इस डायरेक्शन में लगने लगेगा। समझ में आए? विंड हमारा इस डायरेक्शन में लगने लगेगा, इस डायरेक्शन में। फिर से समझाऊँ? मैं फिर से समझाऊँ, एक मिनट फिर से समझाता हूँ। चलो फिर से समझो। ये हो गया हमारा अर्थ, ये हो गया हमारा इक्वेटर, ठीक है, 30 डिग्री 60 डिग्री, ये हमारा हो गया पोल, ठीक है। और यहीं पे हो जाता है हमारा सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, देखो इंटेंस सोलर हीटिंग होगा। इंटेंस सोलर हीटिंग ये इक्वेटर पे जो मैंने अभी पढ़ाया था, तो इंटेंस सोलर हीटिंग के कारण विंड्स बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाएंगे। सारे तरफ हो रहा होगा, मैं इस तरफ से बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, एयर इस तरीके से राइज होगा। ये हमारा हो गया, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ये हमारा हो गया 60 डिग्री। तो क्या होगा ना, यहाँ से जो नीचे कॉलम वाले होंगे एयर, वो तो हैडली सेल बना देंगे। यहाँ वाले फिर किस तरीके से होगा, ये ट्रेड विंड्स हो जाएगा, और कुछ जो है इस डायरेक्शन में जाएंगे, और इधर जो पोल्स से जो एयर उठ के आ रहा होगा वो इधर आएगा, वो ये इधर जा रहा होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। ये जो होगा ये वार्म एयर है, ये ऊपर चला जाएगा, और ये कोल्ड एयर बिकॉज पोल से आ रहा है, ये भी दोनों कन्वर्ज होकर ऊपर जाएंगे, और उसके बाद फैलते हैं, ये ऐसे गिरेंगे, और ये ऐसे हैडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, इसी तरीके से इधर भी पोलर सेल, ये फेरल सेल, और ये हैडली सेल बनेगी। तो जो मैं कहना चाह रहा था कि ये जो जेट स्ट्रीम्स का कंसेप्ट है, क्या होता है कि ये विंड जो है इधर जाना चाहेगा, बिकॉज यहाँ पे हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है। तो होगा क्या, कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, इसको इस डायरेक्शन को इधर पुश करता है, ये उधर जाना चाहेगा, फिर ये इधर पुश करेगा, ये उधर जाना चाह रहा है, कोरियोलिस फोर्स इस डायरेक्शन में। तो एक समय आएगा जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो उस डायरेक्शन में लग रहा है, और कोरियोलिस फोर्स जो कि इस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, और विंड जो हमारा हो पैरेलल टू द आइसोबर्स फ्लो करने लगेंगे, जिस चीज़ को हम लोग बोलेंगे जेट स्ट्रीम्स। और ये इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ये इस तरीके से फ्लो कर रहा है, यही हमारा है जेट स्ट्रीम्स। इस तरीके से बन रहा है हमारा जेट स्ट्रीम्स। और इसको जो हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, क्योंकि ये वेस्ट से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से पोलर जेट स्ट्रीम्स भी बनेंगे, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से पोलर जेट स्ट्रीम्स भी बनेंगे। अब होगा क्या कि यहाँ पे है बिकॉज ऑफ ये वार्म एयर है, और इधर क्या है, यहाँ पे कोल्ड एयर है। अब प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पे क्या होगा, वार्म एयर ऊपर जाएगा, तो इसके बाद अब
नीचे से गर्म हवा आया जा रहा है और यहाँ पे अब ट्रोपोपॉज पे पहुँच चुका है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर बन जाएगा और इधर क्या है, बिकॉज यहाँ पे कोल्ड एयर है तो यहाँ पे है लो प्रेशर। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर, एक तो गर्म हवा ऊपर से हाई प्रेशर से बहुत ज़्यादा स्टीम सी पर डिफरेंस होगा तो इधर बहेगा। बट यहाँ पे क्या होगा ना, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो वो बढ़ते जाता है। कोरियोलिस फोर्स मैंने क्या बोला था, कंपनसेटरी फोर्स होता है। तो यहाँ पे तो इक्वेटर पे नहीं, लेकिन पोल्स पे क्या आ जाता है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ पे इतना मैक्सिमम हो जाता है कि सीधा डिफ्लेक्ट कर देता है। तो अब सीधा डिफ्लेक्ट हो गया तो यहाँ पर भी एक जेट स्ट्रीम्स बनेगा जिसको हम लोग पोलार जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं। इसी तरीके से ये साउथर्न हेमिस्फीयर में भी बहेगा तो इसको भी हम लोग पोलार जेट स्ट्रीम्स कह देंगे। और ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ये हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर में बहेगा, इसको सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स इधर भी बहेगा। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट हमारा कि किस तरीके से हमारा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स या पोलार जेट स्ट्रीम्स बन रहा है। एक और हो जाता है, वो है हमारा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, उसको भी हम लोग समझते हैं। लेकिन अभी हम लोग सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स का कंडीशंस तो देख लिया, क्या होता है जेट स्ट्रीम्स, क्या होता है हमने वो देख लिया। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स क्या होता है, पोलर जेट स्ट्रीम्स क्या होता है देख लिया। और ये बनते कैसे हैं कोई भी जेट स्ट्रीम्स, ये देख लिया। इसका लोकेशंस और इन सब के बीच में डिफ्रेंशिएट कर ले। तो ये यहाँ पे मैंने कॉलम बना रखा है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। तो ये जो पोलर जेट स्ट्रीम्स है ये भी वेस्ट से ईस्ट ही जाता है। और एक मिनट, पोलर जेट स्ट्रीम्स है ये भी वेस्ट से ईस्ट ही जाता है, ये भी वेस्ट से ईस्ट होता है। लेकिन ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के बारे में भी लोग नहीं पढ़ेंगे। पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते। ये जो होता है ये परमानेंट होता है, ये परमानेंट होता है। इंडिया में जो है पोलर जेट स्ट्रीम्स कभी भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसका पोजीशन क्या होता है, 40 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में होता है। 40 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में होता है विंटर में। और समर में इसका पोजीशन 60 डिग्री से 70 डिग्री हो जाता है। क्यों 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 क्यों? समर्स में हमारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन शिफ्ट हो जाता है ना। कहाँ हो जाता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास 21 जून को। तो हमारा जब ये शिफ्ट होगा तो सारा का सारा हेल्दी सेल, फेरल सेल और पोलर सेल शिफ्ट नहीं हो जाएगा। और जब वो शिफ्ट होगा तो हमारा जेट स्ट्रीम्स भी शिफ्ट नहीं हो जाएगा। समर्स में 60 डिग्री से 70 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है ये इंडिया में आता है, ये इंडिया में रहता है। लेकिन समर ये विंटर्स के समय में रहता है। समर्स के समय में क्या होता है, तो समर्स के समय में ये भी गायब हो जाता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, क्योंकि ये चला जाता है 40 डिग्री से 45 डिग्री तक, जहाँ पे हमारा इंडिया तो है ही नहीं 40 से 45 डिग्री के बीच में। लेकिन विंटर्स के समय में रहता है 20 से 30 डिग्री नॉर्थ, उस समय रहता है ये। तो ये इसका कारण हो गया, मतलब डिफरेंसेस हो गए। अब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स कैसे बनता है? तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ऐसे बनता है। सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स या ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स कैसे बनता है उसको देखते हैं। तो देखो ये हमारा टिबेटन प्लेटू क्या होता है, ड्यूरिंग समर्स हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। और एक तो ये हाई एल्टीट्यूड पे, तो हाई एल्टीट्यूड पे होने के कारण नीचे से एयर जो होता है ऊपर जाते रहता है, वार्म एयर ऊपर जाता है और ऊपर से कोई एस्केप रूट है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हाई एल्टीट्यूड पे है। तो वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो वहाँ से विंड्स जो है 2 डायरेक्शन में फैलती है, एक नॉर्थवर्ड्स और एक साउथवर्ड्स। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना शुरू करते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना। और हम लोग जानते हैं इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, हमारा इंडिया किधर है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, winds deflected in the राइट डायरेक्शन। और हम ये भी जानते हैं कि इधर हमारा जेट स्ट्रीम चल रहा होता है वेस्ट से ईस्ट। ठीक है ना, वेस्ट से ईस्ट कब समर में चल रहा होता है, बिटवीन 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में। 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में हमारा जेट स्ट्रीम चल रहा होता है वेस्ट से इस डायरेक्शन में। बट समर्स में क्या हो जाता है, ये डिसअपियर हो जाता है। वही तो लिखा था कि समर्स में इसका पोजीशन ऊपर चला जाए, शिफ्ट हो जाए। कैसे? तो अब जो है यहाँ से टिबेटन प्लेट्यू से ये नॉर्थ में गए, साउथ में गए। तो अब बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स
इस पे इधर फोर्स लग रहा है, तो ये जो तुम्हारा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट सिस्टम्स है ये तो डिसअपियर हो गया, दिस गॉस डिसअपियर। अब उसके जगह कौन ले लिया? ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट सिस्टम्स, ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट सिस्टम्स, ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट सिस्टम्स। और यहाँ पे क्या हुआ, जो विंड टिबेटन प्लेटो से ऊपर उठ करके हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में जा रही थी, ये मत समझना है कि यहाँ पे लो प्रेशर है। अब बिकॉज टिबेटन प्लेटो कहाँ है, बहुत ज़्यादा हाइट पे है, तो हाइट पे है तो नीचे से वार्म एयर ऊपर जा रही है, लेकिन वहाँ से स्केप रूट नहीं है, बिकॉज अब वो इससे ज़्यादा हाइट पे नहीं जा सकती, ट्रोपोपॉज पे पहुँच चुकी है। तो अब वो जो है हाई प्रेशर का एरिया क्रिएट हो गया, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, तो हम जो जानते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंड्स गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट, जब अगर कोई विंड ऐसे जा रही है तो राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो विंटर्स में हो जाता है वेस्टर्ली सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होता है, तो वो शिफ्ट हो गया, उसी को बोलते हैं हम लोग कि शिफ्ट हो गया। तो वो परमानेंट रहती है, लेकिन समर्स के टाइम में इंडिया में नहीं रहती है, समर्स के टाइम में इंडिया में नहीं होती। अब इसी कंसेप्ट से हम लोग आगे समझेंगे कि भाई तो मानसून कैसे आया। तो अब यहाँ से ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम्स क्या करता है, ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम्स क्या करता है, जो मेडागास्कर एरिया है वहाँ पर जा कर के एयर को सिंक करता है, ये जो सब ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट सिस्टम्स है। तो यहाँ पे जो मेडागास्कर है वहाँ पे और हाई प्रेशर जोन क्रिएट कर देता है, और वहाँ से विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करती है, जो कि पहले नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट सिस्टम्स क्या कर रही थी, ये जो है बहुत ज़्यादा कूल था, तो यहाँ पे प्रेशर क्या था, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर था, तो वो बैरियर का काम कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, बिकॉज ऑफ द टिबेटन प्लेटो ये तो हट गया, ये हट गया ना सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। अब उसके जगह क्या आएगा, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। अब सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स क्या करता है, मेडागास्कर में हाई प्रेशर एरिया क्रिएट कर देता है, जिसके कारण ये मानसून ऑनसेट ऑफ द मानसून लाता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए जो हमारा ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम 13 से 15 डिग्री के बीच में फ्लो करता है। समर्स में जो हमारा ये जो है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट सिस्टम्स ये डिसअपियर हो जाता है, और ये 40 से 45 डिग्री नॉर्थ में शिफ्ट हो जाता है। और ये जो है हमारा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट सिस्टम जो हमारा विंटर में फ्लो करता है, उसके बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जो विंटर्स में फ्लो होता है। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, बिकॉज ये 20 से 30 डिग्री के बीच में फ्लो होता है। ठीक है, तो होता क्या है ना यहाँ पे, बिकॉज ये हिमालयस एक पार्ट तो इसका तिब्बत में चला गया और एक पार्ट यहाँ हो जाता है, तो एक पार्ट इधर जो रहता है ना, ये बहुत ज़्यादा कूल होता है। कूल होने के कारण जो होता है विंटर्स के समय में ये हाई प्रेशर का एरिया क्रिएट कर देता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड फ्लो करती है, इसलिए ये रिट्रीटिंग मानसून का कारण बनता है, और विंटर्स के समय में कोई बारिश नहीं होती है। तो अब एक चीज़ करके वही आ जाएगा, ITCZ और इंडियन मानसून क्या होता है। जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो क्या होगा 20 इधर हो गया ये इक्वेटर है ना 0 डिग्री पे, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये तो मार्च के समय में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, मार्च के समय में। बट समर्स में क्या होगा, 21 जून के आसपास ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यहाँ बनेगा। तो यहाँ बनने के कारण क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को मैंने बोला है कि उसको लो प्रेशर मानो, तो जो मानसून होगी आएगी, बिल्कुल आएगी। और क्या हो जाएगा फिर, ये रिट्रेटिंग मानसून का भी कारण बनता है। क्यों? क्योंकि इन विंटर्स 22 या 21 दिसंबर के आसपास ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब लो प्रेशर जोन जो है ओशियन में कन्वर्ट कहीं ना कहीं बन रहा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये रिट्रेटिंग मानसून के कारण से केरला कोस्ट में बारिश होती है। ये समझ में आ गया हमें ITCZ और इंडियन मानसून का कहानी। इसी तरीके से जेट स्ट्रीम्स और इंडियन मानसून का कहानी को समझेंगे। तो जेट स्ट्रीम्स और इंडियन मानसून का कहानी को समझेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, कितने तरीके का जेट स्ट्रीम्स हो गए,
एक पोलर जेट स्ट्रीम्स हो गया, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हो गया, और एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हो गया, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हो गया। तो इसका तो कुछ कारण है नहीं, जो है इन दोनों का है, इन दोनों का है। और एक टिबेटन प्लेटू को आ जाता है, तो टिबेटन प्लेटू को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अभी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स इन विंटर्स क्या करते हैं, ये बैरियर का काम करता है, ठीक है ना। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो क्या होता है, ये बैरियर का काम करता है। कैसे? हिमालयस में मैंने बताया, ये हो गया इंडिया, कि हिमालयस में ये 2 भाग में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है ना, 2 ब्रांच, एक नॉर्थ ऑफ द माउंटेन्स और एक साउथ ऑफ द गैंगेटिक प्लेन्स। द साउथर्न ब्रांच क्रिएट्स जोन ऑफ हाई प्रेशर, बिकॉज ये मैंने बताया था ये कूल होता है 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, हाई प्रेशर जोन क्रिएट कर देती है, ठीक है ना। तो एयर जो हो जाता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने लगती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने लगती है, बैरियर का काम करती है, इट एक्ट्स एज बैरियर, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस बनने ही नहीं देती है ना। और मई के समय में क्या हो जाता है, टिबेटन प्लेटो के हीट होने के कारण क्या हो जाता है, दिस रैपिड रिट्रीट रिमूव्स द हाई प्रेशर ब्लॉक। ये जो होता है, क्योंकि ये वेस्ट से ईस्ट जा रहा होता है, तो ये टिबेटन प्लेटो के हाई हीट के कारण क्या होता है, ये ऐसे इसको रोक देता है ना, क्योंकि विंड जो है इस डायरेक्शन में आ रही होती है, तो बोरेलियस फोर्स के कारण ये किधर चली जाएगी, राइट में, तो ये इसको डिसअपियर कर देगा और ये ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम्स बना देगा, ठीक है ना। तो ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम्स किस तरीके से काम कर रहा है, तो भैया ये ऑनसेट ऑफ द मानसून का काम कर रहा है। ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम्स क्या कर रहा है, जो कि पावर्ड बाई तिब्बत है, एक ड्राइविंग लूप बना देता है बोरियलिस फोर्स के कारण ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम। और ये ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होता है एयर को कहाँ पे जाके रख देता है, मेडागास्कर में। तो वहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। मेडागास्कर में क्या हो जाता है, मेडागास्कर कुछ यहाँ का एरिया हो जाता है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, फिर विंड जनेगी, यहाँ तो तैयारी बैठी हुई है, इधर लो प्रेशर हो और हम जाएंगे, तो ये ऑनसेट ऑफ द मानसून का कारण बनता है, ऑनसेट ऑफ द मानसून का कारण बनता है, ठीक है। और इसी तरीके से टिबेटन प्लेटू का क्या रोल है, तो भैया टिबेटन प्लेटू का रोल है, ठीक है ना, कि जायंट समर हीटर है, वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक विंड पंप है, कि वो वहाँ से उठा करके ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम से बनाता ही है, वहाँ से जा करके मेडागास्कर में एयर को ड्रॉप कर देता है, जहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। तो इसको डायग्राम की मदद से, हाई एल्टीट्यूड होता है तिब्बत में, एयर गोट हॉट, राइजेस मूव्स इन साउथ, है ना। एयर जो है नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ जाता है, नॉर्थ में भी साउथ में जाता है, तो ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम में आता है। एयर को साउथ एलोफ्ट, एयर सिंक्स इंडियन ओशन में, कहाँ, तो हाई प्रेशर का, और ये पुश करता है विंड को कहाँ, बैक टू द इंडिया। अब एल नीनो ला नीना का कंसेप्ट को समझेंगे, और एल नीनो ला नीना का कंसेप्ट को वैसे समझेंगे जहाँ से यूट्यूबर्स उसके आगे बताए नहीं, ठीक है ना। क्या होता है एल नीनो ला नीना के कंसेप्ट में, यूट्यूबर्स सिर्फ ये बताते हैं कि भाई ये यहाँ पे बारिश हो गया, बस कहानी ख़त्म। ये तो ऑस्ट्रेलिया का रीज़न है ना गाइस, इंडोनेशिया का, इंडिया थोड़ी ना है। इंडिया में कैसे बारिश होता है उसको समझना है, ठीक है। तो देखो एल नीनो ला नीना को समझते हैं। नॉर्मल कंडीशन में इसको नॉर्मल कंडीशन कोई कंडीशन नहीं होता है, इसको समझने के लिए हम लोग मानते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये वो सेंट्रल पैसिफिक रीजन मान लो, ये हो गया सेंट्रल पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो ट्रेड विंड्स जो होता है बेसिकली ये हो गया तुम्हारा ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है ना। वैसे तो पूरा ट्रेड विंड्स रहता है, बट बेसिकली साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हो गया, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हो गया, ये क्या करती है, इस गर्म पानी को लेकर के ना ऑस्ट्रेलिया की तरफ चली जाती है। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स बहता है पेरू से लेकर के, इस तरीके से ट्रेड विंड्स बहता है, और तो ये गर्म पानी को लेकर के ऑस्ट्रेलिया की तरफ चली जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाने से क्या होगा, यहाँ का जो पानी होगा गर्म होगा तो ऊपर राइज करेगी, और इंटेंस गर्म होने के कारण ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी, यहाँ पे बादल हो रही है और ये बारिश होगा, झम 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 झम। ये नॉर्मल कंडीशन होता है, ठीक है। एल नीनो के केस में क्या हो जाता है, ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये वीक पड़ जाती है,
और कई कई केस में तो ये बैक इधर की तरफ बहने लगती। तो ये जो पहले यहाँ पे पानी बन रहा था, ये पानी अब यहाँ पे नहीं बनेगी, ये गर्म पानी यहाँ कहीं बनेगी, तो यहाँ पे बारिश अब होगी नहीं चम 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 जो होती थी। और ला नीना के केस में क्या हो जाता है, ट्रेड विंड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गर्म होने लगेगा, बहुत ज़्यादा गर्म होने लगेगा तो बहुत ज़्यादा इंटेंस कन्वेक्शन होगा, बहुत ज़्यादा बादल बनेगा, तो छम 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 बारिश बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, यही एल नीनो और ला नीना। लेकिन यहाँ तक तो सारे यूट्यूबर्स और सब जगह पर है, लेकिन ये इंडिया पे क्या भाई, ये जो एरिया था ये तो एशिया इंडोनेशिया का एरिया है भाई, ये इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया पे इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ा भाई हैं? तो देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ से एयर जो हुआ अपलिफ्ट हुआ, तो इसका ना दो ब्रांच, एक ब्रांच तुम्हारा चला गया पूरा साउथ अमेरिका की तरफ, और एक तुम्हारा इंडियन ओशियन में गिरता है ना। ये गया दो ब्रांचेस का, एक साउथ अमेरिका के पास और एक तुम्हारा इंडियन ओशियन मेडागास्कर, ये जो रीजन है यहाँ पर कहीं गिरता है। तो यहाँ पे एयर सिंक होने के कारण क्या होता है, ये हाई प्रेशर जोन क्रिएट कर देता है। तो नॉर्मल कंडीशन में ये हाई प्रेशर जोन क्रिएट होने के कारण जो हमारा मानसून हो जाता है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, तो एयर जो होता है यहाँ से यहाँ फ्लो करता है इंडिया की तरफ, है ना। ये ऑन साइड वाला मानसून और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देता है। लेकिन वही ये जो साइकिल है एल नीनो के केस में क्या हो जाता है, ये जो हमारा गर्म पानी था यहाँ ना होकर के अब यहाँ हो रहा है, तो इंटेंस अब यहाँ होगा, तो वो एक ब्रांच जो ये कहीं यहाँ हो रहा है, तो अब एल नीनो के केस में क्या हो गया, ये जो शिफ्ट हुआ ये यहाँ शिफ्ट हो गया, तो इसका दो ब्रांच मैंने बोला था, ये एक ब्रांच कहाँ गिरता था, इंडियन ओशियन में, और अब एक ब्रांच कहीं ना कहीं साउथ अमेरिका में, तो वो शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अब गर्म पानी एल नीनो के केस में तो यहाँ बन रहा है, तो इंटेंसिटी यहाँ हो गई, तब इसका दो ब्रांच, एक ब्रांच जो मेडागास्कर में गिरता था वो अब कहीं ना कहीं पैसिफिक ओशन में गिर जाएगा, और एक ब्रांच जो कहाँ गिरता था साउथ अमेरिका, वो इंडिया में गिरेगा। तो इंडिया में गिरने के कारण हो क्या गया, अब यहाँ जो एयर सिंक करेगी, तो यहाँ पे तो हाई प्रेशर बना दी ना एल नीनो। अब ये हाई प्रेशर बनाने के कारण जो पहले हाई प्रेशर यहाँ बनाती थी यहाँ से जाता था, तो ये कहीं ना कहीं हाई प्रेशर बना करके अब इधर भेजने लगी, तो ये हमारे मानसून को वीक कर दी, क्योंकि जो पहले साउथ अमेरिका में गिरा करता था अब वो इंटेंस डाउन कहाँ पे होगा, तो हो जाएगा इंडिया में। डेट इज़ वाई ये पार्ट जो है नहीं बताते यूट्यूबर्स, तो उस पार्ट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे एल नीनो और ला नीना लिखा हुआ है एकदम आसान भाषा में, जिसको ध्यान कर लो। ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट लो, इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो लिखने के लिए आंसर राइटिंग में, अरे इम्पैक्ट ऑफ ला नीना, और उसका नीचे सिंपल समरी मैंने बना रखा है। तो अब तुम अगर उस क्वेश्चन पे आओगे डिस्कशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ मानसून पे, तब उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से तुम कर ले जाओगे, है ना, बहुत आसानी से तुम्हारा हो जाएगा। और अब तुम अगर देखोगे तो तुम एक बार अब जो है, अगर तुमने पूरे वीडियो को सच में ऑनेस्टली देखा है, तो तुम इस वीडियो को पॉज करो और तुम देखो कि ये सारे क्वेश्चंस तुमसे बन रहे होंगे, और डिस्कशन ऑफ मैकेनिज़्म में भी तुम सब बना लोगे, क्योंकि अब तुमको वो इंडियन मानसून के मैकेनिज़्म को डिस्कस करने के लिए बोलेगा, तो तुम ये सब कुछ बता पाओगे कि लैंड को सी हीटिंग, शिफ्ट ऑफ ITCZ, मैस्करीन हाई प्रेशर, है ना, वो जो मेडागास्कर है उसी को बोल रहे हैं, टिबेटन प्लेटो का हीटिंग, जेट स्ट्रीम्स वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स क्या हो रहा है, ये सब बता पाओगे। सोमाली जेट स्ट्रीम्स मैं एक बार बता दे रहा हूँ, पढ़ के देखो, वही नाम है उसका, एक सोमाली जेट स्ट्रीम्स जो मैंने वहाँ पे बनाया ना अभी, यही चीज़ कि यहाँ पे इंटेंस हीटिंग होने के कारण क्या होता था, मेडागास्कर में एक ब्रांच गिरता था, और हाई प्रेशर होने के कारण इंडियन मानसून आता था। यहाँ पे इंडिया बना हुआ है देखो, उसी को बोल रहे हैं। तब तुम कोई भी क्वेश्चन कर लो जाओगे। एक बार इंडियन ओशन डाइपोल को मैं समझा देता हूँ, आसान सा ही है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बनता है। मान लो वेस्टर्न इंडियन ओशन जो है
नॉर्मल से ज़्यादा गर्म हो जाए, है ना, और ईस्ट में जो तुम्हारा है वो कोल्ड हो, तो ये क्या हो जाएगा, दिस क्रिएट्स लो प्रेशर नीडर अफ्रीकन या इंडियन कोस्ट। समझ रहे हो कि नहीं? देखो जैसे ये मान लो यहीं पे ये तो नेगेटिव का है, जैसे क्या है कि ये कोल्ड हो, है ना, ये हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाए, और ये जो है नॉर्मल से ज़्यादा गर्म हो जाए, है ना, तो ये लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव होगी, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डाइपोल। तो ये जो पहले वीक एल नीनो के कारण एयर यहाँ तक नहीं आ पा रही तो वो अब आएगी और यहाँ पर भी ऑनसेट ऑफ मानसून कराएगी, वो चीज़ बोल रहा है। ठीक है, ये आसान सा है, इसको रीड भी करोगे तो समझ में जाओगे, और पहले से भी तुम लोग पढ़े हो तो समझ ही गए होंगे। एक बार एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट ऑफ द मानसून को पढ़ो, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। मैडन जूलियन ऑसिलेशन भी देख लो, अगर पढ़ोगे तो सिंपल से है, ये हर 30 to 60 डेज में आता है। ठीक है, जैसे कि एल नीनो जो है, जो मतलब मंथ्स तक, बहुत दिन तक रहता है, तो हर 30 से 60 डेज तक क्लाउड्स आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैडन जूलियन ऑसिलेशन। ठीक है ना, ये भी रेनफॉल आता है। तो जब हम लोग इंडियन मानसून को पढ़ रहे होते हैं तो जो भी फैक्टर्स हैं वो सबको पढ़ लेते हैं, है ना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होता है, तो जैसे ये इंडियन, एक मिनट, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेडिटेरियन सी से जो वार्म एयर ऊपर राइज हो रही होती है, तो 30 डिग्री के बीच में क्या होता है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स फ्लो कर रही होती है, तो ये इसको जो वार्म एयर है इसको मॉइस्चर को लेते हुए इधर आ जाती है। तो इधर क्या है, विंटर्स के समय में रेन कराती है, विंटर्स के समय में रेन कराती है। तो हिमालयस में जो स्नोफॉल होता है, विंटर रेन और हेवी स्नो, ये किसके वजह से होता है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। आसान सा टॉपिक, इसमें कुछ है नहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, एक बार रीड करो, समझ में आए। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज एन एक्सट्रॉपिकल स्टॉर्म also called mid-latitudinal cyclone that forms far outside the tropics, whereas a tropical cyclone forms over warm tropical oceans. In simple words, what western disturbance does in India, करता क्या है, when the high altitude jet streams process Mediterranean clouds को कहा जाता है इंडिया में during winters, दिसंबर फरवरी के समय, they hit the brick wall of the Himalayas। ठीक है, they hit the brick wall of the Himalayas, they hit the brick wall of the Himalayas. This causes them to drop their moisture, resulting in winter rain or heavy snow। समझ आएगी। Without western northern India would not get winter snow। और winter snow हम लोग जानते हैं कि रबी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब लास्ट टॉपिक इसको पढ़ेंगे तो हम लोग सारा चीज़ ख़त्म कर लेंगे, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट ऑन द मानसून। ह्यूमन फैक्टर्स क्या है, टेक टू डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहा है। ट्रीज एक्ट एज ए लोकलाइज मॉइस्चर पंप, evapotranspiration, large scale deforestation in western Ghats reduces local moisture recycling, directly reducing rainfall intensity on those micro regions। तो ये जो मानसून आ रहा होता है तो वेस्टर्न घाट्स में, तो बिकॉज ऑफ अगर पेड़ है यहाँ पे तो ये ना इसको लोकल मॉइस्चर मिल जाता है, जिसके कारण ये और ऑन सेट बारिश करते रहता है। बट डिफॉरेस्टेशन के कारण ये चीज़ इम्पैक्ट हो रही है। अर्बन हीट आइलैंड क्या है, तो मुंबई बेंगलुरु जैसे रीजन्स में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स इन सब बनने के, कंक्रीट होने के कारण जो नॉर्मल स्प्रेड ऑफ मानसून है उसको डिस्टर्ब कर दे रही है ना, क्योंकि ये खुद में ही लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंटेंस हीटिंग के कारण क्या लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जा रहा है ना। तो ये मैसिव क्या होता है, लोकल लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा तो सारे एयर यहाँ आ जाएगा, क्लाउड्स बनेंगे और वो क्लाउड बस्ट का कारण बनते हैं, जिसके कारण फ्लक्स भी आता है। एरोजल पॉल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, देखो जो क्लाउड्स बनता है वो जो है पॉल्यूटेंट्स के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स इनके सराउंड्स बनते हैं, इनके सराउंडिंग में वो बनते हैं। तो अगर ये पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो क्लाउड्स बनेंगे बहुत ज़्यादा। ये इतना बन ही नहीं पाएगा, छोटा सा रहेगा तो सारा मॉइस्चर वहाँ पे आएगा और ये रेनफॉल कर पाएगा।
बट ये बहुत सारा है, तो उतना हो ही नहीं पाएगा ना कि वो वर्षा भी कर सके। डस्ट एंड वेरिकल इमिशन क्रिएट टू मेनी कंडेंसेशन न्यूक्लियर वाटर वेपर स्प्रेड्स अक्रॉस टू मेनी पार्टिकल्स रिजल्टिंग ड्रॉपलेट दैट आर टू स्मॉल टू फॉल एज रेन। दिस surpasses normal rainfall, but when the cloud finally grows massive enough, it dumps everything at once, causing a severe flash flood. है ना, वो अगर छोटे छोटे हैं तो एक तो बारिश नहीं हो पा रही है है ना, क्योंकि इतने बड़े हैं ही नहीं को वर्षा कर पाए। लेकिन अगर वो ज्वाइंट करके अगर एक बड़ा बारिश हो जाए तो इंटेंस क्लाउड बर्स्ट का कारण बन जाता है। तो ये चैप्टर आई थिंक हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच गाइस।